जिलन फ्लिन की गॉन गर्ल ये सिर्फ एक किताब या फिल्म नहीं है। ये आप कह सकते हैं एक पहेली है। एक ऐसी कहानी जिसके अंदर कई और कहानियां छुपी हैं, और जब इसे सुलझाने की कोशिश की जाती है तो इंसान और भी ज्यादा उलझ जाता है। तो शुरुआत करते हैं किताब की पहली लाइन से ही। जरा सोचिए, एक लाइन और बस उसी से एक ऐसा अजीब, एक ऐसा बेचैन करने वाला माहौल बन जाता है कि बस आप कहानी में खींचे चले जाते हैं। अब देखिए, कहानी की जो पहली परत है ना, वो असल में एक धोखा है। मतलब ऊपर से देखने पर ये एक बिल्कुल परफेक्ट मिस्ट्री लगती है। एक ऐसी कहानी जिसने लाखों लोगों का ध्यान खींचा, उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। तो कहानी के पहले हिस्से में हमारे सामने दो सच रखे जाते हैं, बिल्कुल अलग अलग। एक तरफ है निक, जिसकी दुनिया उजड़ गई है, उसकी पत्नी एमी गायब है और सारा शक उसी पर है। और फिर दूसरी तरफ है एमी की डायरी, जो एक बहुत ही खूबसूरत शादी की कहानी सुनाती है, जो धीरे धीरे डर और बिखराव में बदल रही थी। अब सच क्या है? हमें इन दो कहानियों के बीच ही उसे ढूंढना है। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या हुआ, असली खेल तो इस बात में है कि कहानी कैसे बताई जा रही है। तो चलिए धोखे की इस पहली परत को हटाते हैं और उस साहित्यिक चाल को समझते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर भरोसा किस पर किया जाए, निक पर या एमी की डायरी पर? यही सवाल हेर-फेर और नजरिए की थीम को सामने लाता है और हमें कहानी के हर शब्द पर शक करने के लिए मजबूर कर देता है। और फिर कहानी के ठीक बीच में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ पलट कर रख देता है। एमी खुद सामने आती है और बताती है कि उसकी पूरी डायरी एक कहानी थी, मनगढ़ंत, सिर्फ और सिर्फ अपने पति को फंसाने के लिए बनाई गई। ये वो पल है जहां कहानी हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींच लेती है। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प साहित्यिक कॉन्सेप्ट पर लाता है, अनरिलायबल नैरेटर, यानी अविश्वसनीय नैरेटर। गॉन गर्ल इस तकनीक का कहना होगा बेहतरीन इस्तेमाल करती है। एमी की डायरी तो खैर पूरा का पूरा झूठ है ही, लेकिन निक भी, वो भी सच छुपाता है, तो वो भी एक तरह से अविश्वसनीय नैरेटर बन जाता है। और जानते हैं, यही चीज गॉन गर्ल को इतना बेचैन करने वाला बनाती है। ये हमें सिखाती है कि किसी भी कहानी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो सवाल यह है कि किताब की ये जो जटिलता है, ये जो धोखे का खेल है, उसे बड़े पर्दे पर कैसे लाया गया? और यही एंट्री होती है डायरेक्टर डेविड फिंचर की। उनकी जो अनोखी नज़र है ना, उन्होंने इस डार्क कहानी को अपने सिग्नेचर व्यंग्यात्मक अंदाज में पेश किया, और ये अंदाज इस कहानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। और फिंचर का ये अंदाज सिर्फ कैमरे के पीछे ही नहीं, सेट पर भी दिखता था। एक छोटा सा किस्सा है। लोकेशन ढूंढते वक्त जिलियन फ्लिन ने उन्हें बताया कि वो जो शहर चुन रहे हैं वो असल में उसी शहर पर आधारित है जिसके बारे में उन्होंने लिखा था। तो फिंचर का जवाब था, खैर वो एकदम टिपिकल फिंचर स्टाइल था। डिटेल्स को लेकर फिंचर का जो जुनून है वो भी कमाल का है। सोचिए, सेट पर एक सीन शूट हो रहा है। फिंचर अपने मेन एक्टर्स बेन एफ्लेक और रोजमंड पाइक को छोड़कर एक एक्स्ट्रा एक्टर के चलने के तरीके पर अटक गए। वो बस बुदबुदा रहे थे, कोई ऐसे नहीं चलता। फिर कट बोलने के बाद एक मेकअप आर्टिस्ट सेट से गुजरी और फिंचर चिल्लाए, हाँ ऐसे चलते हैं। मतलब परफेक्शन के लिए वो इस हद तक जाते थे। उनकी कमेंट्री तो ऐसे ही मजेदार किस्सों से भरी पड़ी है। कभी वो प्रोडक्शन कंपनी के लोगों की आलोचना कर रहे हैं, तो कभी बेन एफ्लेक के साथ मजाक कर रहे हैं कि उनका मुश्किल स्वभाव ही उन्हें निक के रोल के लिए परफेक्ट बनाता है। इन सब किस्सों से एक बात साफ होती है, फिंचर सिर्फ एक फिल्म नहीं बना रहे थे, वो किताब के डार्क ह्यूमर को पर्दे पर जिंदा कर रहे थे। अब आते हैं कहानी की सबसे गहरी परत पर, और शायद सबसे जरूरी परत। ये कहानी असल में हमारे मीडिया के लिए एक आईना है। ये हमारी आज की संस्कृति पर और हम जिस तरह से कहानियों को देखते समझते हैं उस पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है। असल में गॉन गर्ल एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां संस्कृति, कल्चर सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है या कोई शौक नहीं है। नहीं, यहां कल्चर एक हथियार है जिसे बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया जा सकता है या किसी के खिलाफ वेपनाइज किया जा सकता है। और एमी का किरदार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक तरफ तो वो हाई कल्चर, मतलब बड़ी बड़ी किताबों और फिल्मों के ज्ञान का इस्तेमाल करके एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड महिला की इमेज बनाती है। वहीं दूसरी तरफ वो चीज़ी ट्रू क्राइम किताबों और टीवी शो के तरीकों को इस्तेमाल करके मीडिया के सामने एक बेचारी पीड़ित महिला की भूमिका भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निभाती है। और मीडिया तो इसी खेल में पूरी तरह फंस जाता है।
मीडिया के लिए निक एक धोखेबाज, दोषी पति है, जबकि सच तो यह है कि वो फंसा हुआ है। मीडिया के लिए एमी एक आदर्श, बेचारी पीड़ित है, जबकि असल में वो एक शातिर मास्टरमाइंड है। तो जिसे पूरी दुनिया एक सनसनीखेज रहस्य समझ रही है, वो असल में क्या है? एक सोची समझी सिनिकल परफॉर्मेंस। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य सामने आता है। अंत में निक और एमी वो अपने ही बनाए मीडिया सर्कस के कैदी बन जाते हैं। उनकी जो सबसे बड़ी जीत थी ना, कि उन्होंने मीडिया को अपनी उंगलियों पे नचाया, वही उनकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। उनकी पूरी जिंदगी अब हमेशा के लिए एक पब्लिक परफॉर्मेंस है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े असहज सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या गॉन गर्ल एक चालाक फिल्म है जो मीडिया की आलोचना करती है, या ये खुद उसी सनसनीखेज पाखंड का एक ज़्यादा अच्छा दिखने वाला रूप है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि जिस मीडिया की ये फिल्म इतनी शानदार आलोचना करती है, उस मीडिया में खुद इस फिल्म की क्या जगह है।